नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम प्रज्ञा शर्मा है और आज हम खत्म करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जेनेटिक्स का, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जिसमें इस सीरीज में हमने एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन उसे पढ़ा और उसमें जो भी कॉन्सेप्ट्स लिखे थे उनको डिस्कस किया, जो भी लिखा था सब समझने की कोशिश की। एनसीईआरटी बुक को इन डेप्थ एक बार थरोली हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं और आज हमारे पास खाली कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स रह गए हैं डिस्कस करने के लिए, जिनको डिस्कस करके अपने चैप्टर को डन करते हैं। लेकिन इससे पहले कि चैप्टर की तरफ बढ़ें, आपको एक इंपॉर्टेंट बात याद दिला दूं कि अगर आप अपने आनंद सर की उम्मीद टीम के साथ मिलकर बढ़िया तरीके से एक बार नीट की तैयारी करना चाहते हो तो उसके लिए अनअकैडमी की ऐप पर प्लस और आइकॉनिक कोर्सेज अवेलेबल हैं, जिनमें आप एनरोल कर सकते हो कोड आनंद यूज करके। तो एनरोल करने के लिए कोड आनंद हमें यूज करना है, जिससे आपको ऑफ भी मिल जाएगा, डिस्काउंट भी मिल जाएगा। लेकिन हाँ, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि ऑनलाइन क्लासेस से इतने कंफर्टेबल नहीं होते, तो उनके लिए अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स पर भी नए कोर्सेज हम ऑफर कर रहे हैं, इसमें भी एनरोल करने के बारे में सोच सकते हो। और इस बारे में आपको कोई भी डाउट है तो हमारा ये नंबर है जिस पर कॉल करके कभी भी हमें कांटेक्ट करके अपने सारे डाउट्स आप क्लियर कर सकते हैं। अच्छा, ये तो बात हो गई बैच में एनरोल करने की, क्लासेस में एनरोल करने की। लेकिन इसके अलावा अगर आपको अपनी पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी डाउट है, अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, क्लासेस से रिलेटेड कोई भी चीज़ है, नोट्स है, लेक्चर का पीडीएफ है, ये सारी चीज़ें आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएंगी, तो टेलीग्राम पर हमसे जुड़े रहो। इसके अलावा बहुत सारी रिसोर्सेज, बहुत सारा यूजफुल स्टडी मटेरियल आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मिलेगा, तो यहाँ पर भी जाकर एक बार चेकआउट ज़रूर करो। काफ़ी यूजफुल चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी, नोट्स मिलेंगे जो कि डिटेल्ड भी हैं और शॉर्ट भी हैं, सब तरह के। और इसके अलावा कोई डाउट आपको होता है तो हमारे साथ जुड़े रह सकते हो, हमारे साथ इंटरेक्ट कर सकते हो हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर भी। ठीक है भाई, तो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, हमारी वेबसाइट, किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप हमारी उम्मीद टीम के साथ जुड़ सकते हो और हम आपको आपकी नीट की प्रिपरेशन के लिए गाइड कर सकते हैं, मेंटर कर सकते हैं। तो चलो भाई, ये तो बात हो गई थी हमारी अनअकैडमी के ऐप पे जो कोर्सेज अवेलेबल हैं या अनअकैडमी सेंटर्स पे जो कोर्सेज अवेलेबल हैं उनकी। लेकिन किसी वजह से अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया है या एनरोल नहीं कर पा रहे हो तो यूट्यूब पर भी हम आपको पैरेलली पढ़ा रहे हैं। तो चलो चालू करते हैं सिकल सेल एनीमिया से। मैंने आपको लास्ट टाइम क्या बताया था, जेनेटिक डिसऑर्डर्स की हम बात कर रहे थे और जेनेटिक डिसऑर्डर्स को दो कैटेगरीज में हमने बांट दिया था। एक बार याद करो, लास्ट क्लास में ही ये बताया है कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स को हमने किस बेसिस पे बांटा हुआ है। एक तरफ हमारे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं। ये मेंडेलियन डिसऑर्डर्स वो हैं जो कि एक पर्टिकुलर जीन में आने वाले डिफेक्ट की वजह से होते हैं। तो जो डिसऑर्डर एक डिफेक्टिव जीन के कारण हो रहा है उसको हम मेंडेलियन डिसऑर्डर बोलते हैं। लेकिन ऐसा जेनेटिक डिसऑर्डर जो कि सिर्फ किसी एक जीन की वजह से, एक या दो जीन्स की वजह से नहीं, बल्कि पूरे के पूरे क्रोमोसोम के बढ़ या घट जाने की वजह से होता है, इसको हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कहते हैं। और यहाँ पर पूरा का पूरा एक क्रोमोसोम या तो एक्स्ट्रा होता है, फालतू होता है, या मिसिंग होता है, गायब होता है। तो एडिशनल क्रोमोसोम या मिसिंग एक क्रोमोसोम होने की वजह से हमारे एक नॉर्मल सोमैटिक सेल में जो नंबर होना चाहिए क्रोमोसोम का, क्या होना चाहिए भाई? एक नॉर्मल सेल में हमारा जो डिप्लॉयड सेल होता है उसके अंदर होना चाहिए डिप्लॉयड नंबर क्रोमोसोम्स का टोटल 46। ये 46 कैसे बनता है? इसमें से 44 अपने ऑटोसोम्स हैं प्लस 2 अपने सेक्स क्रोमोसोम्स हो जाते हैं, टोटल मिलके 46 बनते हैं। लेकिन इसमें अगर कहीं ऊपर नीचे होता है, एक कम है या एक ज्यादा है, तो इससे हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का नाम दे देते हैं। लेकिन फिलहाल हम पूरे के पूरे क्रोमोसोम के एक्स्ट्रा होने की या गायब होने की बात ना करके ये बात कर रहे हैं कि अगर कोई एक जीन में डिफेक्ट आ गया जिसकी वजह से जीनोटाइप में ऐसा चेंज आ गया कि फिनोटाइप भी अफेक्ट हो रहा है, तो ऐसे जब कोई अनडिजायरेबल चेंज हमारी बॉडी में आ रहा है किसी एक जीन के ऑल्टर्ड होने की वजह से, चेंज्ड होने की वजह से, म्यूटेटेड होने की वजह से या डिफेक्टिव होने की वजह से, तो हम इसे मेंडेलियन डिसऑर्डर कहते हैं। कुछ मेंडेलियन डिसऑर्डर्स पिछली बार डिस्कस कर चुके हैं। हमने बात की थी कलर ब्लाइंडनेस की, हमने बात की थी हीमोफिलिया की। दोनों ही सेक्स लिंक डिसऑर्डर्स थे जो कि मदर अपने सन को पास ऑन करती है एक्स क्रोमोसोम के साथ, इनको कॉज करने वाली डिफेक्टिव जीन जुड़ी रहती है। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं सिकल सेल एनीमिया की, और इसकी इनहेरिटेंस सेक्स लिंक्ड नहीं होती है। सिकल सेल एनीमिया में आप देखोगे कि एक ऑटोजोमल डिसऑर्डर है। देखो हमारी एनसीईआरटी बुक इसके बारे में क्या बोलती है। एनसीईआरटी कहती है ऑटोजोमल
रिसेसिव ट्रेट है, ऑटोसोम लिंक्ड है, सेक्स क्रोमोसोम से नहीं जुड़ा, इसे कॉज करने वाला डिफेक्टिव जीन पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होता है जब बोथ पार्टनर्स आर कैरियर, दोनों ही जब इसके कैरियर होंगे तो ये ट्रांसमिट हो जाएगा और बच्चे में कॉज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रिसेसिव डिसऑर्डर है, तो जब होमोजाइगस कंडीशन होगी सिर्फ तभी ये खुद को एक्सप्रेस कर सकता है। तो एक सिंगल पेयर ऑफ एलील है जिसमें आप HbA को तो नॉर्मल वाली समझ लो और HbS को सिकल सेल कंडीशन कॉज करने वाली एलील समझ लो। तो यहाँ पे 3 तरह के जीनोटाइप हो सकते हैं जहां हमारे दोनों ही डिफेक्टिव जीन वाले जो हैं, दोनों ही डिफेक्टिव एलील वाले जो हैं, होमोजाइगस कंडीशन में जब ये प्रेजेंट होगी तब वो तो सिकल सेल एनीमिया शो करेंगे, लेकिन हेट्रोजाइगस और हमारे जो पूरी तरह से नॉर्मल जीन के लिए होमोजाइगस है उनमें सिकल सेल एनीमिया नहीं होगा। तो ये खाली कैरियर हो जाएंगे, अनअफेक्टेड कैरियर, जबकि ये सिकल सेल एनीमिया शो करेंगे, एग्जिबिट करेंगे। तो देखो ये डिफेक्ट किससे कॉज होता है? सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय वैलिन एट द 6th पोजिशन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के अंदर। तो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में ये बात याद रख लो भाई, 1-2 पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रख लो। सिकल सेल एनीमिया पहली बात तो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है, सेक्स क्रोमोसोम से नहीं जुड़ा, ऑटोसोम से जुड़ा हुआ है, रिसेसिव ट्रेट है जिसमें हीमोग्लोबिन अफेक्ट होता है। तो ये हमारा नॉर्मल हीमोग्लोबिन बनाने वाला नॉर्मल जीन हो गया, जबकि ये हमारा सिकल सेल कंडीशन कॉज करने वाला डिफेक्टिव जीन हो गया। ठीक है, तो यहां पर हीमोग्लोबिन बनाने में गलती क्यों हो जाती है? क्योंकि ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आ जाता है। ये दोनों ही अमीनो एसिड हैं। सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय वैलिन। तो देखो एक सिंगल बेस में चेंज आने की वजह से ये क्या हो जाता है, यहां पे देखो हीमोग्लोबिन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें यहाँ पर बीटा ग्लोबिन चेन में 6th पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड नाम का एक अमीनो एसिड चाहिए जो कि GAG से बनता है। लेकिन डिफेक्ट कैसा आता है कि इस A की जगह हमारे सिकल सेल कंडीशन में इस A की जगह U आ जाता है, तो GAG की जगह GUG होने की वजह से ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन बन जाता है, क्योंकि हर एक ट्रिपलेट कोई ना कोई अमीनो एसिड बनाएगा। यहाँ पर GAG था जो कि ग्लूटामिक एसिड बना रहा था, लेकिन GUG स्टैंड्स फॉर वैलिन। तो यहाँ पे A की जगह U आने की वजह से ग्लूटामिक एसिड की जगह 6ठी पोजीशन पे वैलिन आ जाता है, और एज अ रिजल्ट जो हमारे नॉर्मल आरबीसीज होते हैं उनकी शेप बदल के इलोंगेटेड होती है, सिकल लाइक हो जाती है जब ऐसे हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन होती है तब। तो देखो आरबीसीज दिख रहे हैं, नॉर्मल इंडिविजुअल के आरबीसीज ये, और सिकल सेल एनीमिया वाले आरबीसीज यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन ऑफ अमीनो एसिड इन ग्लोबिन प्रोटीन रिजल्ट्स ड्यू टू सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन, GAG की जगह GUG हो गया, ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन हो गया, और उसी के कारण हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल म्यूटेंट हो गया। म्यूटेंट हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होगी जो लो ऑक्सीजन टेंशन में पॉलीमराइज हो जाता है, और आरबीसी की शेप भी इलोंगेटेड हो जाती है बाइकॉन्केव डिस्क शेप की जगह। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय वैलिन, क्यों? क्योंकि GAG की जगह आ गया GUG, कहां पर? 6ठी पोजीशन पे, एट 6th पोजीशन इन बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में ये गड़बड़ी हमारे हो गई, तो हमने इसको सिकल सेल एनीमिया का नाम दिया। सिकल सेल एनीमिया नाम का ये जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाता है। ठीक है भाई, एक सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन के कारण, यहाँ पे सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन हम कह सकते हैं। एक A की जगह उसको हटा के U आ गया, तो ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आ गया, पूरे हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर खराब हो गया। कहां पर हो रहा था ये? सिकल सेल एनीमिया में।
सिकल सेल एनीमिया पहले भी इस चैप्टर में मैंने मेंशन किया है, और वो एग्जाम्पल हम ले रहे थे प्लियोट्रोपी का, याद करो। सिकल सेल कंडीशन में मलेरिया नहीं होता है, जिसको सिकल सेल एनीमिया है उसके एलोंगेटेड आरबीसी में प्लाज्मोडियम नहीं रह पाता है, इसीलिए मलेरिया के अगेंस्ट रेजिस्टेंस भी मिलती है इस जेनेटिक डिसऑर्डर में, इसका एक एडवांटेज हो गया। दूसरा हमारे पास है ऑटोसोमल डिसऑर्डर फिनाइल कीटोन्यूरिया, इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, जो कि एक ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है। यहां पर फिनाइल एलेनाइन नाम के अमीनो एसिड को टायरोसिन में कन्वर्ट करने वाला एंजाइम एब्सेंट होता है, इसीलिए उसका ब्रेकडाउन सही तरीके से नहीं हो पाता और हार्मफुल सब्सटेंसेस के फॉर्म में बॉडी में उसकी अक्यूमुलेशन होती रहती है, कन्वर्टेड इनटू फिनाइल पायरुविक एसिड एंड अदर डेरिवेटिव्स, और इनकी अक्यूमुलेशन से मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है। तो देखो फिनाइल कीटोन्यूरिया के बारे में भी 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पर नोट करेंगे। फिनाइल कीटोन्यूरिया में क्या होता है भाई, ये भी एक ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है, ऑटोसोमल रिसेसिव, एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, क्योंकि फिनाइल एलेनाइन का ब्रेकडाउन नहीं हो पाता, कन्वर्जन नहीं हो पाता टायरोसिन में, इस प्रोसेस पे ब्रेक लगा रखा है, एंजाइम प्रेजेंट नहीं है, इस एंजाइम की फॉर्मेशन नहीं हो पा रही है और इसीलिए बॉडी में इसकी एक्यूमुलेशन होने लगती है। जिसकी वजह से ब्रेन में एक्यूमुलेशन होने की वजह से मेंटल रिटार्डेशन भी कॉज हो सकती है और बॉडी में पिगमेंटेशन भी अफेक्ट हो सकती है। चलो भाई, इसके बाद थैलेसीमिया के बारे में क्या कह रहा है। थैलेसीमिया अगेन हीमोग्लोबिन से रिलेटेड, ब्लड से रिलेटेड एक डिसऑर्डर है, इसके बारे में भी ध्यान से पढ़ेंगे। ये अगेन ऑटोसोम लिंक्ड डिसऑर्डर है, ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव डिजीज, और दोनों ही पार्टनर्स जब इसके कैरियर होंगे, मदर और फादर, हमारे दोनों ही पेरेंट्स इसके कैरियर होंगे, तब इससे कोई अफेक्टेड हो सकता है बच्चा। ये डिफेक्ट हमारे हीमोग्लोबिन की जो चेन्स है उनका सिंथेसिस अच्छे तरीके से नहीं होने देता, ऐसा म्यूटेशन है जिसकी वजह से, जिस डिफेक्टिव जीन की वजह से हीमोग्लोबिन की अल्फा और बीटा दो चेन्स होती हैं, वो अच्छे से नहीं बन पाती, अच्छे से सिंथेसाइज नहीं हो पाती, एब नॉर्मल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बन रहे हैं। अच्छा, अब अल्फा और बीटा दो तरह की चेन अपने हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में, इनमें से कौन सी अफेक्टेड है, इसके बेसिस पे दो तरह का थैलेसीमिया हमने बना रखा है। तो थैलेसीमिया में क्या है भाई, पहले तो फिनाइल कीटोन्यूरिया के इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गए, ऑटोसोमल रिसेसिव है, एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म है, और यहाँ पे एंजाइम अफेक्ट होता है। फिर आ जाओ थैलेसीमिया पे। तो थैलेसीमिया को दो कैटेगरी में हम बांट सकते हैं। देखो, सबसे पहले एक पॉइंट तो हो ही गया कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव है, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट तो है ही। इसके बाद देखो दो कैटेगरी में इसको बांटा, अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया। तो अल्फा थैलेसीमिया के अंदर अल्फा ग्लोबिन चेन अफेक्टेड है, और अल्फा थैलेसीमिया कॉज होता है भाई, अल्फा थैलेसीमिया कॉज होता है HbA और HB1, दो आपस में क्लोजली लिंक्ड जीन्स हैं जो क्रोमोसोम 16 पे प्रेजेंट होती हैं, ठीक है भाई। जबकि बीटा थैलेसीमिया को कॉज करने वाला डिफेक्टिव जीन क्रोमोसोम 11 पे प्रेजेंट होता है और इसको HBB जीन बोलते हैं। सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया में मेन डिफरेंस ये यहाँ पर बता रखा है, एनसीईआरटी में ये लाइन लिखी है जो रिपीटेडली आप सुनोगे कि थैलेसीमिया क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है, कम हीमोग्लोबिन बन पा रहा है, देखो बोल भी रहा है रिड्यूस्ड रेट ऑफ सिंथेसिस, जबकि सिकल सेल एनीमिया एक क्वालिटेटिव प्रॉब्लम है जहां पर इनकरेक्टली फंक्शनिंग हीमोग्लोबिन बन रहा है, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन हो रही है। तो देखो
थैलेसीमिया को दो कैटेगरी में इसने बांट दिया। अल्फा थैलेसीमिया कॉज होता है दो जीन्स की वजह से। दो क्लोजली लिंक्ड जीन्स हैं अपने पास, HbA1 और HbA2। यहां पर देखो HbA1 और HbA2 जो कि क्रोमोसोम नंबर 16 पर लोकेटेड थी। कहां पर लोकेटेड थी भाई? क्रोमोसोम 16 पे। हीमोग्लोबिन की अल्फा चेन को अफेक्ट कर रही थी, जबकि दूसरा अपने पास है बीटा थैलेसीमिया, जो कि HBB जीन की वजह से कॉज होता है। ये लोकेटेड है क्रोमोसोम 11 पे और अफेक्ट करते हैं हमारे हेमोग्लोबिन की बीटा चेन को। अच्छा, ये जो इन्होंने कंपैरिजन बताया ये याद रखेंगे। थैलेसीमिया एक क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है हमारे हेमोग्लोबिन की, कम हेमोग्लोबिन बन पा रहा है। रिड्यूस्ड रेट ऑफ सिंथेसिस, जबकि सिकल सेल एनीमिया क्या लेके चलेंगे? एक क्वालिटेटिव प्रॉब्लम है। क्वालिटेटिव प्रॉब्लम क्योंकि यहां पे इनकरेक्टली फंक्शनिंग एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल बन रहा है। ठीक है भाई। थैलेसीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, दोनों पेरेंट्स कैरियर होंगे तब बच्चे में ये ट्रेट आएगा। और इससे होता क्या है? इससे हमारे हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल की बीटा और अल्फा चेन्स अफेक्टेड हो जाती है, प्रॉपर्ली सिंथेसाइज नहीं हो पाती। यही हमारी एनसीईआरटी बुक हमें बता रही है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास फाइनल टॉपिक आ जाता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स का, और काफ़ी सिंपल सा टॉपिक है क्योंकि इसके अंदर हमें कौन से क्रोमोसोम पे कोई एक पर्टिकुलर कहाँ जीन लोकेटेड है, किस चीज़ की सब्सटीट्यूशन हुई, उसकी जगह फिर कौन आ गया, ये सब टेंशन ही नहीं लेनी है। यहाँ पर पूरा का पूरा क्रोमोसोम या तो गायब होगा या तो कम होगा या फिर एक एक्स्ट्रा होगा, एडिशनल कॉपी होगी। यही होता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, एब्सेंस और एक्सेस और एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स। तो देखो यही हमने बोला, एब्सेंस या एक्सेस या एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम। एब्सेंस, एक्सेस, एबनॉर्मल अरेंजमेंट, इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो ये अपना क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कहलाएगा। देख लो भाई, फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमैटिड्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जब सेल डिवीजन की साइकिल चल रही होती है उस समय पर अगर प्रॉपरली सेग्रीगेट नहीं होंगे दोनों डॉटर सेल्स के जो जेनेटिक मटेरियल को कॉन्स्टिट्यूट करने वाले हैं वो क्रोमैटिड्स, तो इससे क्रोमोसोम का गेन या लॉस हो सकता है। इसे अन्यूप्लॉइडी कहते हैं। तो भाई ये समझ लो कि अपना एक नॉर्मल सेल होता है ना, एक नॉर्मल सोमैटिक सेल जिसके अंदर 46 क्रोमोसोम है पूरे जैसे होने चाहिए कायदे से, इसको हम यूप्लॉइड सेल कहते हैं। यानी इसमें सब कुछ बराबर है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, कुछ फालतू नहीं है, ना ही कुछ कम है। तो जिसमें बराबर क्रोमोसोम नंबर होगा जितना होना चाहिए उसको हम यूप्लॉइड सेल कहते हैं। लेकिन अगर गेन या लॉस हो गया क्रोमोसोम्स का, गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का टॉपिक ले लेते हैं एक, जिसमें सारे डिस्कस कर लेंगे। और बहुत ही सिंपल टॉपिक है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के कंपैरिजन में काफी आसान है। गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी अनयूप्लॉइडी। यूप्लॉइड तो हमने उस सेल को कहा जिसमें बिल्कुल बराबर 46 क्रोमोसोम नंबर था, लेकिन जिसमें क्रोमोसोम नंबर ऊपर नीचे होता है, गेन या लॉस होता है पूरे के पूरे क्रोमोसोम्स का, इसको हम एन्यूप्लॉइड सेल कहते हैं। यूप्लॉइड का ऑपोजिट एन्यूप्लॉइड। ये एन्यूप्लॉइडी हो जाती है फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन से, जैसे कि डाउन सिंड्रोम क्रोमोसोम नंबर 21 की एक्स्ट्रा कॉपी की वजह से होता है, टर्नर सिंड्रोम एक्स क्रोमोसोम के लॉस की वजह से होता है। अगर
टीलोफेज के बाद फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस हो गया तो पूरा सेट ऑफ क्रोमोसोम एक फालतू हो जाता है जिसको दूसरे डॉटर सेल में चला जाना चाहिए था साइटोकाइनेसिस के बाद, लेकिन कैरियोकाइनेसिस तो हो गई, नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो डबल हो गए, प्लॉइडी तो डबल हो गई, लेकिन फिर दूसरा सेल नहीं बना, साइटोकाइनेसिस नहीं हुई, तो फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस से क्या होगा, पॉलीप्लॉइडी होगी। तो गेन या लॉस अगर क्रोमोसोम का हो जाता है सेग्रीगेशन ढंग से ना होने के कारण, ड्यू टू फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन, तो ये एन्यूप्लॉइडी कहलाई। लेकिन अगर पूरा सेट ऑफ क्रोमोसोम फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस की वजह से एक्स्ट्रा आ गया, कैरियोकाइनेसिस के बाद अगर साइटोकाइनेसिस नहीं हुई सेल डिवीजन साइकिल में, तो पूरा का पूरा एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स का सेट रखा रहता है, इसकी वजह से पॉलीप्लॉइडी हो जाती है। जब पूरा का पूरा सेट एक्स्ट्रा है, एक आध नहीं बल्कि पूरा का पूरा n के मल्टीपल में क्रोमोसोम बढ़ रहा है, पूरा सेट एक्स्ट्रा आ गया, तो ये पॉलीप्लॉइडी है। हालांकि पॉलीप्लॉइडी से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हम प्लांट्स में ज्यादा देखेंगे, ह्यूमन बींग्स के जो डिसऑर्डर्स देखने वाले हैं उनमें कहीं पॉलीप्लॉइडी नहीं है, तो पॉलीप्लॉइडी से आगे बढ़ते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स नॉर्मल ह्यूमन सेल में 46 होंगे, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, इसमें से 22 ऑटोसोम के पेयर हैं और 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम के हैं। लेकिन कभी कभी एडिशनल कॉपी किसी क्रोमोसोम की एक इंडिविजुअल में हो सकती है, जैसा कि डाउन सिंड्रोम के केस में हम देखते हैं। लैक भी हो सकता है, एक्स्ट्रा भी हो सकता है, गेन भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। इस सिचुएशन को हम ट्राइसोमी या मोनोसोमी कहते हैं। किसको कहते हैं भाई? अब देखो, नॉर्मली एक डिप्लॉइड सेल में, इन अ डिप्लॉइड सेल हर क्रोमोसोम की 2-2 कॉपी होंगी, लेकिन अगर 2 के बजाय एक ही है, एक कॉपी कम है, अगर एक ही कॉपी है यानी एक कम है, तो ऐसी कंडीशन को हम बोलेंगे मोनोसोमी। 2 होने के बजाय एक ही है, मोनोसोमी हो गई। और अगर 2 की जगह एक फालतू है, 3-3 कॉपीज हैं एक ही क्रोमोसोम की, तो इसको हम बोलेंगे ट्राइसोमी। तो ये दोनों ही कंडीशंस हमको देखने को मिल सकती है। चलो देखते हैं क्या क्या दे रखा है इसने। तो डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के कॉमन एग्जांपल है जिनको यहाँ पर इस लेवल पे हम पढ़ने वाले हैं। डाउन सिंड्रोम में क्या हुआ? ऐसा जेनेटिक डिसऑर्डर है जहां पर क्रोमोसोम नंबर 21 की एडिशनल कॉपी है। डाउन सिंड्रोम में किसकी एडिशनल कॉपी हो गई? एक फालतू कॉपी हमारे पास आ जाती है क्रोमोसोम नंबर 21 की। क्रोमोसोम नंबर 21 हर क्रोमोसोम की तरह 2-2 कॉपी होनी चाहिए थी, लेकिन 2 के बजाय 3 हो गई, तो इसी कंडीशन को हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं। ये डिसऑर्डर पहली बार 1866 में लैंगडन डाउन ने डिस्क्राइब किया था, तो इसका नाम डाउन सिंड्रोम रख दिया। इसमें इंडिविजुअल शॉर्ट स्टेचर होता है, हाइट में कम, स्मॉल राउंड हेड, फरोड टंग, पार्शली ओपन माउथ, पाम क्रीज, रिटार्डेड डेवलपमेंट। इसके अलावा और भी कुछ चीजें यहाँ पे दी हुई हैं, बिग रिंकल्ड फरोड टंग, ब्रॉड फ्लैट फेस, हार्ट डिजीज, फ्लैट बैक ऑफ हेड, लूप्स ऑन फिंगर टिप्स। ये सारी चीजें, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो जाते हैं डाउन सिंड्रोम से अफेक्टेड चाइल्ड के या पर्सन के। यहाँ पर देखो क्रोमोसोम दिखा रखे हैं, सारे 2-2 कॉपी में है, 2-2 के जोड़े में है, लेकिन 21 नंबर के क्रोमोसोम यहाँ पे 2 नहीं 3-3 हो गए। इसी की ट्राइसोमी की वजह से, इसी एडिशनल कॉपी की वजह से अपने पास ये डिसऑर्डर होता है, जिसको हम डाउन सिंड्रोम कह रहे हैं। तो क्या हुआ? क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर इसके हम लिख सकते हैं? ट्राइसोमी की वजह से स्मॉल राउंड हेड, फरोड टंग, ओपन माउथ, पाम क्रीज, लूप्स ऑन फिंगर्स, रिटार्डेड डेवलपमेंट, ये सारी चीजें हमें डाउन सिंड्रोम से अफेक्टेड पर्सन में देखने को मिल सकती हैं। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा कॉपी थी हमारे क्रोमोसोम नंबर 21 की, यानी एक ऑटोसोम की। लेकिन कभी कभी हम देखते हैं किसी किसी पर्सन में सेक्स क्रोमोसोम की भी एक्स्ट्रा कॉपी या मिसिंग एक
कॉपी हो सकती है, ऊपर नीचे सेक्स क्रोमोसोम का नंबर भी हो सकता है, और ऐसा ही अपने क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में हो जाता है। और इस तरह के जेनेटिक डिसऑर्डर्स से अफेक्टेड जो लोग हैं, जरूरी नहीं है कि उन सभी के सिम्टम्स एक जैसे हों या सभी एक जैसी कंडीशन शो करें। कई लोगों को देखकर, चाहे वो अफेक्टेड भी हो किसी जेनेटिक डिसऑर्डर से, किसी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर से, हमें पता भी नहीं लगेगा कि ये किसी नॉर्मल जो एक डिप्लॉयड सेल होता है उसे पोजेस करने वाले पर्सन से अलग है, लेकिन जेनेटिकली उनका जेनेटिक मेकअप में कुछ एडिशनल कॉपी या कुछ एक मिसिंग क्रोमोसोम होता है, इसीलिए क्रोमोसोमल डिसऑर्डर इसको हम बोल रहे हैं। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या मिसिंग है भाई? जैसे हमारे एक नॉर्मल सेल के अंदर 44 प्लस XY होना चाहिए मेल के केस में, यहां पे 44 प्लस XXY होता है। एक फालतू X क्रोमोसोम यहाँ पे आया हुआ है, तो है तो मेल, क्योंकि ह्यूमन बींग्स में जिसके पास भी Y क्रोमोसोम है वो होगा तो मेल ही, क्योंकि मेल क्रोमोसोम हमारा Y होता है ह्यूमन बींग्स के केस में। यानी आप कह सकते हो कि मेलनेस की बहुत सारी जीन्स, मेलनेस को इंड्यूस करने वाली, मेलनेस को प्रोड्यूस करने वाली बहुत सारी जीन्स Y क्रोमोसोम पे होती हैं। तो जिसके पास Y है वो फीमेल तो नहीं हो सकता, लेकिन 2 X क्रोमोसोम भी उसके पास है जैसे फीमेल के पास होते हैं, इसीलिए यहाँ पर कुछ ना कुछ हमें फिनोटाइप में गड़बड़ देखने को मिलती है। क्यों? क्या होगा इस जेनेटिक डिसऑर्डर के अंदर? एडिशनल कॉपी ऑफ X क्रोमोसोम 47 XXY, तो आप 44 प्लस XXY भी कह सकते हो, 47 XXY भी कह सकते हो। टोटल 47 हो गए ना एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम की वजह से, तो उसने 47 लिख रखा है। बाकी ओवरऑल मैस्कुलिन डेवलपमेंट है, लेकिन कुछ फेमिनिन डेवलपमेंट हो सकती है जैसे गायनेकोमास्टिया, और ऐसा इंडिविजुअल स्टेराइल होगा, रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, क्योंकि गैमीट बनाने के लिए तो हमें एक नॉर्मल डिप्लॉयड सेल चाहिए जिसमें मियोसिस हो, फिर स्पर्म्स की फॉर्मेशन हो मियोसिस के बाद में। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? एडिशनल X क्रोमोसोम की वजह से इंडिविजुअल स्टेराइल है, ओवरऑल डेवलपमेंट मैस्कुलिन है, लेकिन गायनेकोमास्टिया जैसी कुछ फीमेल डेवलपमेंट भी हमें देखने को मिल सकती है। अच्छा, अभी तक हम बात कर रहे थे ऐसे पर्सन की जिसके पास फालतू क्रोमोसोम है, एडिशनल है, लेकिन टर्नर सिंड्रोम हमारे पास एक ऐसे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का एग्जाम्पल हो जाता है जहां पर एक एडिशनल कॉपी नहीं बल्कि एक मिसिंग क्रोमोसोम है, और यहां हमें ऐसी फीमेल देखने को मिलेगी जिसके पास एक ही X क्रोमोसोम है। तो आप इसको 44 प्लस XO भी कह सकते हो, या फिर 45 XO ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 X क्रोमोसोम होने की बजाय इस फीमेल के पास एक ही X क्रोमोसोम है। अब ऐसा इंडिविजुअल मेल तो नहीं है, क्योंकि मेल होने के लिए तो Y क्रोमोसोम होना जरूरी है, लेकिन फीमेलनेस भी यहाँ पर पूरी तरह से हमें नहीं दिख पाएगी। क्यों एक नॉर्मल फीमेल की तरह रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, नॉर्मल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फंक्शंस नहीं है, क्योंकि इसके लिए 2 X क्रोमोसोम्स की जरूरत पड़ती है। तो टर्नर सिंड्रोम कैसा डिसऑर्डर है? एब्सेंस ऑफ X क्रोमोसोम, 45 विद XO, ये कंडीशन हमें मिल रही है। फीमेल स्टेराइल है, ओवरीज काम नहीं करते, ओवरीज गैमीटोजेनेसिस नहीं करते, रूडिमेंट्री होते हैं, और दूसरे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी नॉर्मल फीमेल के कंपैरिजन में स्लाइटली लेस डेवलप्ड हो सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने रफली हमें बताया हुआ है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में टॉल स्टेचर और फेमिनाइज्ड कैरेक्टर दिया हुआ है, यहाँ पर टर्नर सिंड्रोम में शॉर्ट स्टेचर, अंडर डेवलप्ड फेमिनिन कैरेक्टर दिया हुआ है। हालांकि इन डिसऑर्डर से अफेक्टेड सभी लोगों में इसी तरह से ये डिसऑर्डर्स एग्जिबिट हों ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन जनरली टिपिकली जो होता है ये इसने यहाँ पर बताने की कोशिश की है। और इसी के साथ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स का टॉपिक अपना खत्म होता है, जिसके साथ प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर का लास्ट टॉपिक अपना डन हो गया। इस सीरीज में हमने इस पूरे चैप्टर को एनसीईआरटी से थरोली पढ़ा है, एनसीईआरटी की एक एक लाइन साथ में मिलकर पढ़ी है। और अभी भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट्स में ये बात मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए एक और सेशन हम रख सकें। चलिए, अभी के लिए अपना चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है, नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे एनसीईआरटी से, इसी तरीके से लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। तो हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। बाय बाय।